24 नवंबर 1971 लगभग दोपहर के 2:45 बजे पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। उस फ्लाइट में टोटल 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। उस दिन उन पैसेंजर्स में एक स्पेशल पैसेंजर भी मौजूद था, एक हाईजैकर, जिसने टिकट पर अपना नाम डैन कूपर लिखा था। लगभग 40 से 45 साल के इस इंसान ने ब्लैक बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक रेनकोट और ब्राउन शूज पहने हुए थे। उसके बाल काले थे और आईज ब्राउन। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एक बिजनेसमैन हो। डैन कूपर प्लेन में चढ़ता है और प्लेन की लगभग आखिर की सीट नंबर 18E पर जाकर बैठ जाता है। उस दिन अमेरिका में एक थैंक्सगिविंग नाम का फेस्टिवल था, जिसे मनाने के लिए वो सारे लोग नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 305 से अपनी अपनी फैमिलीज के पास सिएटल जा रहे थे। ये फ्लाइट टोटल 35 मिनट्स की होनी थी, लेकिन उन लोगों को क्या मालूम था कि आज उनकी ये आधा घंटे की फ्लाइट 3 घंटे से भी ज्यादा की फ्लाइट होने वाली थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कूपर अपनी सिगरेट जलाता है और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस टाइम फ्लाइट में स्मोकिंग अलाउड हुआ करती थी और कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी या फिर आइडेंटिटी चेक भी नहीं हुआ करते थे, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने साथ गन, नाइफ या फिर बॉम्ब लेकर ट्रेवल कर सकता था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद कूपर एक हैंड रिटन नोट फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शार्पनर को देता है। फ्लोरेंस शार्पनर एक 23 साल की यंग लड़की थी, तो उन्हें लगता है कि ये बिजनेसमैन उनके साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उस नोट को बिना पढ़े ही अपनी पॉकेट में रख लेती हैं। ऐसा देखकर कूपर उससे कहता है कि मिस, आई थिंक आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। तभी शार्पनर वो नोट पढ़ती है और उसे पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस नोट में लिखा था कि मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठो। ऐसा पढ़कर फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शार्पनर चुपचाप जाकर कूपर के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और कूपर से उस बॉम्ब को दिखाने के लिए कहती है। तभी कूपर अपना ब्लैक ब्रीफकेस खोलता है और शार्पनर देखती है कि उसमें 8 डायनामाइट की स्टिक्स और एक सिलेंड्रिकल बैटरी रखी थी। बेशक कूपर के पास एक बॉम्ब था और इसे देखकर शार्पनर बिल्कुल दंग रह जाती है। इसके बाद कूपर अपनी डिमांड शार्पनर को बताता है और शार्पनर उसकी सारी डिमांड्स को एक कागज पर लिखकर कॉकपिट में जाकर पायलट्स को बताती है। कूपर की डिमांड्स होती है कि उसे $2 लाख के नोट्स एक बैग में शाम 5 बजे तक मिल जाने चाहिए और साथ में उसे 2 आगे के और 2 पीछे के पैराशूट्स भी चाहिए थे। 2 पैराशूट के पेयर्स लेने का क्या मकसद था वो हम वीडियो में आगे समझेंगे। अब फ्लाइट का सीन कुछ इस तरह था। फ्लोरेंस शार्पनर कॉकपिट में पायलट के साथ थी और अब कूपर के बगल में बैठी थी टीना मकलो, जो पायलट्स और कूपर के बीच में फोन के द्वारा कनेक्शन बनाए हुए थी। इसके बाद कूपर एक और डिमांड रखता है। वो कहता है कि सिएटल पर लैंड होते ही इस प्लेन की रिफ्यूलिंग होनी चाहिए और जब तक कूपर को सारे पैसे नहीं मिल जाते तब तक कोई भी पैसेंजर प्लेन से नहीं उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ एक खास बात ये थी कि अब तक उन 35 पैसेंजर्स में से किसी को भी ये अंदाजा तक नहीं था कि उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। अब इस प्लेन के कैप्टन सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कांटेक्ट करते हैं और इस हाईजैकिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उस ATC से ये बात पहुंचती है इस एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉफ के पास और फाइनली ये फैसला डोनाल्ड नायरॉफ लेते हैं कि हाईजैकर के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी एयरलाइन की रेपुटेशन किसी भी तरह से खराब हो। इसीलिए वो लोकल पुलिस और FBI की मदद से सिएटल बैंक के साथ में पैसों के अरेंजमेंट के लिए बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। वो फ्लाइट सिर्फ आधा घंटे की होनी थी, लेकिन FBI को पैसों के अरेंजमेंट के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। इसीलिए पायलट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो फ्लाइट को हवा में ही सिएटल के आसपास घुमाते रहें और यहाँ पैसेंजर्स को ये बताया गया कि कुछ माइनर टेक्निकल ग्लिच की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। खैर, धीरे धीरे अब ये 35 मिनट की फ्लाइट 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है और फाइनली FBI सिएटल फर्स्ट बैंक से $2 लाख के नोट्स कलेक्ट करती है और सिएटल पुलिस लोकल स्काई डाइविंग इंस्टीट्यूट से 2 पेयर्स ऑफ पैराशूट भी ले लेती है। कैप्टन स्कॉट को जैसे ये बात पता चलती है कि पैसे और पैराशूट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, तो फाइनली वो शाम 5:46 पर प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कराते हैं। एक आदमी पैसों से भरा बैग और पैराशूट को प्लेन तक लाता है और टीना मकलो बाहर जाकर उससे ये पैराशूट और पैसों का बैग रिसीव करती हैं। फिर वो ये सामान लाकर कूपर को दे देती हैं। कूपर पैसों से भरा बैग चेक करता है और सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट को जाने देता है, सिवाय टीना मकलो के। अब फ्लाइट के अंदर कूपर के साथ होते हैं 2 पायलट्स और टीना मकलो। अब रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन दोबारा से शाम 7:40 पर टेक ऑफ करता है। अब कूपर पायलट्स को मैक्सिको जाने के लिए कहता है और साथ में कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी देता है, जैसे फ्लाइट की स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, फ्लाइट 10,000 फीट की हाइट पर होनी चाहिए, फ्लाइट के दौरान लैंडिंग गियर ओपन होने चाहिए और विंग फ्लैप्स भी 15 डिग्री पर होने चाहिए। लेकिन ये प्लेन की कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिनके साथ प्लेन को हवा में उड़ाना काफी चैलेंजिंग हो सकता था। इसीलिए फर्स्ट ऑफिसर कूपर को बताते हैं कि इन कंडीशंस के साथ वो ज्यादा से ज्यादा 1600 किलोमीटर का सफर ही तय कर सकते हैं, तो मैक्सिको पहुंचने से पहले उन्हें प्लेन की एक और बार रिफ्यूलिंग करानी पड़ेगी।
हालांकि कूपर को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो मैक्सिको पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी कूपर और बाकी क्रू मेंबर्स पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और ये तय होता है कि रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन की रिफ्यूलिंग कराई जाएगी। इस वक्त कूपर के साथ सिर्फ टीना मकलो होती है और फ्लाइट के रीनो पहुंचने से पहले ही वो टीना को कॉकपिट में जाने के लिए और बीच का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अब उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही टीना मकलो कॉकपिट की तरफ जाती हैं और दरवाजा बंद करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ती हैं, तो वो देखती हैं कि कूपर खड़ा हुआ है और पैसे से भरा बैग पैराशूट के कुछ टुकड़ों की मदद से अपनी कमर से बांध रहा है। बस ये आखिरी टाइम था जब टीना ने कूपर को देखा था। अब लगभग रात के 8 बजे थे और कॉकपिट में एक लाइट जलती है, जिसका मतलब था प्लेन के पीछे वाले स्टेयरकेस को ओपन किया गया है। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और उस रात के अंधेरे में और तेज बारिश में कूपर उस प्लेन से छलांग लगा देता है। ऐसा करते हुए कूपर को किसी ने देखा तो नहीं था, क्योंकि सारे लोग कॉकपिट में थे, लेकिन क्योंकि स्टेयरकेस खुलने की वजह से प्लेन का एयर प्रेशर काफी कम हो गया था और पायलट्स को प्लेन को वापस से रीलेवल करना पड़ा था और उसी ओपन स्टेयरकेस के साथ में प्लेन को रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया था। और प्लेन के लैंड होते ही पुलिस और FBI प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है और तुरंत पूरे प्लेन की छानबीन स्टार्ट कर देती है। लेकिन प्लेन की तलाशी के दौरान ना तो वहां कोई सूटकेस मिलता है, ना ही पैसों का बैग और ना ही कूपर। इसीलिए साफ साफ तय था कि कूपर ने उसी बैक स्टेयरकेस को ओपन करके सारे सामान के साथ चलते हुए प्लेन से छलांग लगा दी थी। छानबीन के दौरान FBI को वहां मिलते हैं 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स, जो ना तो किसी भी क्रू मेंबर्स के थे और ना ही किसी और पैसेंजर के। इसके अलावा कूपर की एक ब्लैक टाई जिसमें एक गोल्डन क्लिप लगा हुआ था, 2 पैराशूट जिनकी मोस्टली स्ट्रैप्स फटी हुई थी, जिन्हें शायद कूपर ने उन पैसों के बैग को अपनी बॉडी से बांधने के लिए यूज किया था, और कुछ सिगरेट के बट्स जो कूपर लगातार उस प्लेन में स्मोक कर रहा था। आपको याद होगा, हमने बताया था कि कूपर ने पैराशूट के 2 पेयर्स मांगे थे। उसका रीजन ये था कि शायद वो FBI और पुलिस की नजरों में इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता था कि वो अपने साथ एक हॉस्टेज भी रखेगा, जिससे FBI उसको नकली या फिर खराब पैराशूट ना दे दे। अब हाईजैकर की पहचान करने के लिए एयरप्लेन में उस दिन जितने भी आई विटनेस मौजूद थे, उनके आधार पर कूपर के कुछ स्केच बनवाए गए और इस तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है FBI की हिस्ट्री के मोस्ट मिस्टीरियस हाईजैकिंग की। और यहाँ से रेज होते हैं कई सवाल कि आखिर ये डैन कूपर था कौन? क्या FBI उन पैसों को रिकवर कर पाई? ये डैन कूपर आखिर DB कूपर कैसे बन गया? और सबसे खास सवाल, क्या ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाई या फिर ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। बात की जाती है उस एरिया को डिफाइन करके जहां कूपर ने छलांग लगाई थी। लेकिन आपको याद होगा कि जिस वक्त कूपर ने छलांग लगाई थी उस वक्त उसके अलावा फ्लाइट में और कोई नहीं था, सारे लोग कॉकपिट में थे, तो उसके कूदने के समय का एग्जैक्ट पता लगाना काफी मुश्किल था। इसके अलावा उस एरिया को डिफाइन करना इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस वक्त प्लेन की स्पीड क्या थी, प्लेन कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा था, बाहर हवा कितनी स्पीड से बह रही थी और फ्री फॉल के कितनी देर बाद कूपर ने उस पैराशूट को ओपन किया होगा। अब इनमें से कुछ चीजें तो उन्हें पता थी, जैसे प्लेन की स्पीड क्या थी और वो कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा था, लेकिन बाकी चीजें जैसे हवा की स्पीड या फिर फ्री फॉल के कितनी देर बाद पैराशूट को ओपन किया गया होगा, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर भी FBI के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनके बेसिस पर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया, जो कि लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर का था। और उस 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में घने जंगल थे, लेक्स थी और कुछ जंगली जानवर भी। फिर भी कूपर की तलाश बाय फुट और बाय हेलीकॉप्टर शुरू हुई और जितने भी लोकल फार्म हाउसेस थे सभी को चेक किया गया और लेक मार्विन और येल में पेट्रोल बोट्स भी चलाई गईं, लेकिन ना तो कूपर मिला ना ही उसका कोई सुराग। पहले तो FBI को लगा कि कोई चांस नहीं है कि इतने ऊपर से कूदकर कूपर जिंदा बचा होगा, और यदि बच भी गया होगा तो इस एरिया में गिरकर या तो वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा या फिर किसी लेक में डूब गया होगा। लेकिन उस हाईजैकिंग के लगभग 1 महीने के बाद 24 दिसंबर 1971 को एक और हाईजैकिंग होती है, बिल्कुल सेम तरीके की हाईजैकिंग, और इस हाईजैकर का नाम था एवरेट हॉल्ट। ये भी वही 2 पेयर ऑफ पैराशूट्स की और $3 लाख से भरे बैग की डिमांड करता है, और जैसे इसकी डिमांड पूरी होती है ये भी प्लेन से छलांग लगा देता है। और ऐसी ही एक हाईजैकिंग होती है 12 जनवरी 1972 को, जो की थी बिली हस ने। उसने भी लगभग सिमिलर तरीके से $10 मिलियन से भरे बैग की डिमांड की थी और डिमांड पूरे होते ही वो भी चलते प्लेन से कूद गया था।
और इसके कुछ दिन बाद 20 जनवरी 1972 को सिमिलर हाईजैकिंग होती है। अब इन तीनों ही हाईजैकिंग में ये सिमिलैरिटीज थी कि इतने ऊपर से कूदने के बाद ये तीनों ही हाईजैकर सर्वाइव कर गए थे और कुछ दिन बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया था। तो अब एक क्वेश्चन FBI ऑफिशियल्स के माइंड में रेज हुआ कि जब ये तीनों सिमिलर कंडीशंस के साथ इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो हो सकता है उस दिन कूपर भी सर्वाइव कर गया हो। इसके बाद अर्ली 1972 में FBI एजेंट की टीम 200 सोल्जर्स, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, गार्ड्समैन और कुछ सिविलियन वॉलंटियर्स की टीम ने मार्च और अप्रैल के महीने में 18-18 दिन के लिए सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि एक प्राइवेट कंपनी ने भी अपनी सबमरीन को इस सर्च ऑपरेशन में लगा दिया था, जिसने 200 फीट गहराई में लेक मरविन में जाकर सर्च किया, लेकिन फिर भी ना तो कूपर की बॉडी मिली, ना ही उसका कोई सामान। अब सिर्फ एक ही तरीका था कूपर को ढूंढने का, वो था वो $2 लाख के नोट्स जो कूपर अपने साथ लेकर कूदा था। उन नोट्स में 2 स्पेशल बातें थी। पहली तो ये कि वो सारे नोट्स $20 के थे, और दूसरी ये कि उनके सीरियल नंबर्स FBI ने अपने पास नोट किए हुए थे। हाईजैकिंग के कुछ दिन बाद FBI उन $20 के नोट्स के सीरियल नंबर्स को सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसीनोज और बड़े बिजनेसेस में जिसमें बहुत ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें रिलीज कर देती है। और फिर अर्ली 1972 में ये सीरियल नंबर आम पब्लिक में भी रिलीज कर दिए जाते हैं। बल्कि FBI कूपर और उन $20 के नोट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को एक इनाम देने का भी वादा करती है, लेकिन $20 का एक भी जेन्युइन नोट सामने नहीं आता। अब ये कहानी एक अलग मोड़ पर तब आती है जब 1980 में $20 के नोट्स कोलंबिया रिवर के किनारे पर पड़े मिलते हैं, जो कि वैनकूवर, वॉशिंगटन के पास है। 10 फरवरी 1980 एक 8 साल का बच्चा अपनी फैमिली के साथ कोलंबिया नदी के पास टीना बार बीच पर पिकनिक मनाने के लिए जाता है। वहां रेत में खेलते हुए उसे वही $20 के नोट्स के 3 बंडल मिलते हैं, जिनकी टोटल कीमत $5,800 की थी। वो नोट्स काफी खराब हालत में थे, फिर भी उनके सीरियल नंबर्स का पता लग पा रहा था। और जब FBI ने उन सीरियल नंबर्स को मैच किया, तब ये कंफर्म हो गया था कि ये वही नोट्स हैं जो उस दिन डैन कूपर को दिए गए थे। इन नोट्स के मिलने के बाद और भी काफी सारे सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि इन नोटों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कूपर ने खुद FBI को गुमराह करने के लिए नोट्स को वहां पर छुपाया है। लेकिन कुछ साइंटिफिक कंसल्टेंट्स ने बताया कि क्योंकि ये नोट्स राउंडेड फैशन में कटे हुए थे, इसलिए जरूर ये कोलंबियन रिवर में बहकर यहाँ तक आए हैं। मतलब ये माना जाता है कि कूपर ने लुइस रिवर में नोट्स को गिरा दिया होगा और लुइस रिवर से होते हुए ये कोलंबियन रिवर में यहाँ तक पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, कोलंबियन रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि ये नोट कोलंबियन रिवर में बहकर यहाँ तक पहुंचे होंगे। खैर, ये सब सिर्फ अंदाजे थे, और जब तक डैन कूपर या फिर उसकी बॉडी नहीं मिल जाती, तब तक ये सारे राज ही रहेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इस मिस्ट्री को लोग डैन कूपर की मिस्ट्री नहीं बल्कि DB कूपर की मिस्ट्री कहकर बुलाते हैं। तो आखिर ये डैन कूपर DB कूपर कैसे बन गया? इसके पीछे हाथ है एक रिपोर्टर का, जिसने जल्दबाजी में डैन कूपर का नाम DB कूपर सुन लिया और वही उसने अपनी रिपोर्ट में छाप दिया। और उसी की देखा देखी बाकी छोटे बड़े जर्नलिस्ट ने भी वही अपने रिपोर्ट में छाप दिया और सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया में डैन कूपर बन गया DB कूपर, और ये मिस्ट्री बन गई द मिस्ट्री ऑफ DB कूपर। DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. खैर, FBI ने कूपर की 8 सिगरेट बट्स भी बरामद की थी, और फ्लाइट की जिस सीट नंबर 18E पर वो बैठा था, वहां से कुछ हेयर सैंपल्स भी कलेक्ट किए थे। और जब इनसे DNA एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तब साल 2002 में किसी ने वो सिगरेट बट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो हेयर सैंपल्स को किसी ने लास वेगास पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद गायब कर दिया था। अब एविडेंस के तौर पर FBI के पास सिर्फ कूपर का एक स्केच, उसके द्वारा लिया गया टिकट और उसकी टाई जिसमें गोल्डन क्लिप लगा था, यही बचता है। लेकिन इन सारी चीजों की मदद से भी FBI कूपर तक पहुंचने में नाकामयाब रही, और इस केस ने FBI को पूरे 45 सालों तक परेशान किए रखा। और फाइनली थक हार कर 8 जुलाई 2016 को FBI ने इस केस को सस्पेंड कर दिया। लेकिन लोकल पुलिस अभी भी किसी कंक्लूसिव एविडेंस की तलाश में लगी हुई है, और ये केस एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और कूपर जिंदा था या फिर नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर ये कूपर था कौन? कई सारे लोगों ने पुलिस के पास खुद को आकर DB कूपर बताया है, बट वो सारे लोग झूठ बोल रहे थे, उनमें कोई भी रियल में DB कूपर नहीं था। तो आज लगभग 53 साल बाद भी हम वापस से उसी सवाल के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आखिर DB कूपर कौन था, और जब सिमिलर हाईजैकर्स को आसानी से पकड़ लिया गया था, तो आखिर आज तक DB कूपर क्यों नहीं पकड़ा गया? और क्योंकि कोई भी आज तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाया है, इसीलिए दिस मिस्ट्री इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ FBI's हिस्ट्री। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आपको रॉयनॉक आइलैंड मिस्ट्री भी अच्छी लगेगी। और ये DB कूपर की मिस्ट्री आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और
यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।